नमस्कार, जय आर सिम सभी को। आप सभी का वेलकम है आज के लाइव वेबिनार में। और हर शनिवार, हर सैटरडे हम वेबिनार करते हैं फ्रीडम टीम के हेड पे। तो आज हमारे बीच में जो वेबिनार है वो अशोक प्रजापति सर की है। जैसे दिनेश चौधरी सर ने परसों कहा था काउंसलिंग मीट में कि उन्हें आरसीएम की प्लानिंग में या आरसीएम की जो प्लानिंग करते हैं उनमें उनको एक उपाधि दी गई है कि वो अमित शाह है इस प्लानिंग के रूप को लेके। तो आज बहुत ही बढ़िया सेशन रहने वाला है। हम 2-5 मिनट में सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी पूरी टीम को आप इनवाइट करें, नए गेस्ट को आप इनवाइट करें। और अभी तक जो आपकी टीम के कोर लीडर्स अभी तक ऐड नहीं हो पाए हैं उनको जरूर मैसेज करें ताकि वो आज की मीटिंग का लाभ ले सकें। और आप सभी लोग पेन डायरी लेके बैठे ताकि आप कुछ चीजें नोट कर पाए और उसको रिवाइज कर पाए ताकि आप आगे बड़ा काम कर सकें। आज की प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए मैं वेद सर को इनवाइट करूंगा। वेद सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम वेद सर। दीपक जी सर, आवाज आ रही है? क्लियर है सर। और वेरी गुड। नाम सूर्य प्रकाश वेद है। राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा विलेज, वहां से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और इस सिस्टम में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग हुआ है, वो सब अपन बात करेंगे दोस्तों। 2020 कंपनी को भी 20 साल हुए हैं और अभी कंपनी जवान होने जा रही है दोस्तों। और इस जवानी में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं 20 साल में ही, और अभी 2021 आने वाला है। और दोस्तों मैं थोड़ा सा आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 2020 में अभी लास्ट बॉलिंग अपने पास पड़ी है, आज 26 हुआ है, अपने पास 4 दिन है, 4 से 5 दिन है। इसमें भी आप अपना कोई भी अचीवमेंट टारगेट ले सकते हैं। प्लानिंग के लिए अपने साथ अपने लीडर हैं, आज वो प्लानिंग बताते हैं। वो जिस तरह प्लानिंग करते हैं आप लोगों के साथ बात करेंगे दोस्त। उससे पहले आप तैयार हो जाएं कि इस लास्ट सप्ताह में भी आप अपना अचीवमेंट कर सकते हैं, अपना टारगेट ले सकते हैं और उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में लास्ट ओवर में हार और जीत का डिसीजन होता है, निर्णय होता है। तो दोस्त आप और हमें इस 2020 में, ये अभी 2020 चल रहा है और उसका लास्ट सप्ताह आप और हमारे साथ है। इस सप्ते में आप एक ऐसा रिकॉर्ड बना दो कि आपको आने वाला 2021 आपके जीवन में 21 ही रहे, 20 ना रहे। 20 में ही रिकॉर्ड बना दो, 2021 ही रहे और 21 में आपको जीवन में बहुत बड़ा चेंज हो, लाइफ चेंजिंग हो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो। उसके लिए आप तैयारी कर लें। ये 5 दिन में बहुत बड़ा मौका है। और दोस्त मैं कहूंगा कि अगर आपने इस 5 दिन में जो भी आपका अभी अचीवमेंट है, जो भी आपका टारगेट है, उससे 20% या 30% टारगेट को और अधिक बढ़ा लें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है आपका। और दोस्त प्लानिंग के लिए हमारे साथ आज गुजरात के बहुत ही कम बोलते हैं, सार युक्त बोलते हैं, धीरे और प्यारे सी आवाज में बोलते हैं। और इनको मैं देख के कह सकता हूं कि एक नेटवर्कर को सफल होने के लिए 3 काम जो होते हैं, वो 3 कामों के जो गुण होते हैं, वो 3 काम इनके पास है। वो मैं एक बहुत ही अच्छे एक वक्ता है, उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर नेटवर्किंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर सक्सेस होना है तो दोस्तों सिर पे रखो बर्फ। सर बर्फ को लेके नहीं चलना है, यानी कि माइंड को ठंडा रखना है। और इसमें अशोक जी प्रजापति सर बिल्कुल सक्सेस हैं। जब भी कोई बात की जाती है तो ठंडे दिमाग से बात करते हैं। और दोस्त नेक्स्ट, मुंह में रखो शक्कर, यानी कि मीठा बोलो। शक्कर का मतलब ये नहीं कि आप शक्कर खाएं और शुगर हो जाए, ऐसा नहीं। मैं जो बात करना चाह रहा हूं दोस्तों, शुगर यानी कि जब भी ये बोलते हैं बड़े प्यारे और मीठे वाणी में बोलते हैं, तो इनके मुंह में वो भी गुण है। तीसरा गुण होना चाहिए मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए, पैरों में चक्कर, यानी कि घूमना फिरना। ये हर रोज डेली की प्लानिंग करते हैं, कहाँ ही ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना, किसी ने किसी लीडर के पास जाना। मुझे भी इनके प्रोग्राम लेने का मौका मिला था दोस्तों। तो इनकी जो ये 3 बातें हैं,
यानी कि सिर में बर्फ रखना, एकदम ठंडे व्यवहार, कोई भी कुछ भी क्रोध में आए तो भी ठंडे व्यवहार से बात करते हैं। मुंह में मिठास है, पैरों में चक्कर है, इसी कारण आज इनके पास एमरल्ड पिन है। हमारे फ्रीडम टीम के एक होनहार और एक अच्छे लीडर हैं, जिनकी हम जब भी कोई बात करते हैं तो हमें एक बड़ी खुशी और अच्छा लगता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ उनको बुला रहा हूं। दोस्त, आप उनके पेन कॉपी, अभी दीपक जी ने बताया था कि पेन कॉपी, पेन डायरी, जो भी कुछ है लेके बैठे और उसको नोट करें। और हर मीटिंग में अपन कहते हैं कि जो करता है नोट वो कमाता है नोट, नोट्स बनाता है वो कमाता है नोट। और नोट्स बना ले, और दोस्त नोट से बनाएगा वही नोट कमाएगा। और नोटों की बौछार करने के लिए प्लानिंग जरूरी होती है, और प्लानिंग के जो मास्टरपीस हैं उनसे आपको आज मिलाने जा रहे हैं। तो आपकी चेहरे की मुस्कान के साथ इस शाम को खुश मिजाज बनाने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं अशोक जी प्रजापत, गुजरात से। थैंक यू वेलकम सर, अशोक जी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। मेरी हाँ, आवाज क्लियर आ रही है? अरे सर, Yes. इतनी मीठी और इतना मिठास है आपकी आवाज में, तो शुगर ना हो जाए हमें। सर आप सामने रहेंगे तो मीठा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक आदत है सर। आप ग्रेट गुरु है, बहुत बड़े लेवल पे काफी अनुभव है आपके पास। और मेरी आदत के बारे में मैं बता दूं सर कि जब भी अपलाइन मेरे सामने होती है, मैं एक बिल्ली के भांति बैठा रहता हूं और अपलाइन को सुनता रहता हूं। लेकिन जहां पर मैं अपलाइन होगा तो वहां एक शेर की तरह मैं ये बिहेवियर करता हूं, क्योंकि वहां मैं किंग होता हूं। तो आज तो मैं न तो बिल्ली बन पाऊंगा न शेर बन पाऊंगा। तो ऐसी उलझन में आ गया हूं। फिर भी मेरे कुछ अनुभव को मैं शेयर करना चाहूंगा। आज मेरे को एक मौका मिला हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद एसपी वेद सर। आपके थैंक यू। माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं हम। और जो जिम्मेदारी आपने निभाई है, चाहे भीलवाड़ा का स्टेज हो या फ्रीडम का स्टेज हो, आप सही में एक अनुभवी लीडर की तरह और बड़ी जिम्मेदारी हम आप निभाते रहते हैं, तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है सर। थैंक यू सर। थैंक और यू। दीपक सर के बारे में मैं बताऊंगा, लाखों लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ के आज जो अभियान चला रहा है, मैं जानता हूं कि उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी टीम है। और उसके साथ साथ में वो कई वंडरबल और डेपो को मैनेज करते हैं, और उनके खुद के भी प्रोग्राम को मैनेज करना है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक साथ में एक इंसान कैसे निभाता है, वो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। वो जिम्मेदारी आज सारी टीमों के लिए, वो केवल अपनी टीम के लिए नहीं, फ्रीडम टीम के लिए जो ये जिम्मेदारी निभाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं दीपक सर। और वैसे हर लीडर आपको धन्यवाद कहता है। उसमें मैं तो एक न्यू कमर एमरल्ड जो सितंबर में अचीव करके आया हूँ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दीपक सर को कि आपने बहुत बड़ी सेवा की है इस फ्रीडम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज मेरे कुछ अनुभव के हिसाब से मैं बात करूंगा। मौका दिया है मेरे को कोठारी साहब ने, दिनेश सर ने, उसके लिए मैं सर का शुक्रिया गुजार हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा महसूस होता है, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और क्रिकेट मेरी चाहत थी। तो मैं आज ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मेरे दिल की बात मैं बताने जा रहा हूँ कि आज जब भी क्रिकेट मैच में रणजी ट्रॉफी में कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, और अच्छे खेलने की वजह से उसका टेस्ट टीम में जब भी उसका सिलेक्शन होता है, तो उस खिलाड़ी को जब पहली बार मौका मिलता है तो कैप्टन के हाथों से उसको एक कैप पहना के सम्मान दिया जाता है। और सीनियर साथी क्रिकेटर जो है उनको जोश बढ़ाने के लिए तालियों से सम्मानित करते हैं। कई बार आपने ग्राउंड पे वो नजारा देखा होगा। मैं आज वैसा ही कुछ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सितंबर में अगर मैंने एमराल्ड पिन नहीं ली होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज मैंने वही रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेला तो आज मैं टेस्ट टीम में आया हूँ। और कोठारी साहब मेरे को ये कैप पहना रहे हैं और सम्मान मिल रहा है, और मेरे साथी जितने भी गुरु हैं, एमराल्ड एंड अबव महागुरु, वो मेरा सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो मेरे को बहुत खुशी है आज जो प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, जो मेरे को बोलने का मौका मिला है।
तो मेरी टीम के लिए, मेरी टीम के सारे साथी के लिए मेरे को गर्व है, मेरी अपलाइन के लिए मेरे को हमेशा गर्व रहेगा, क्योंकि मेरे को जो रास्ता बताया आज यहाँ तक मेरे को पहुँचाया, तो मेरी अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। और जो साथी आज मेरे को सुन रहे हैं, वो सारे के सारे साथियों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो कोठारी साहब ने इस अभियान को छेड़ा है, फ्रीडम टीम को बना के इस प्लेटफॉर्म पे ये टेक्नोलॉजी से जोड़ के जो अभियान चलाया है, कोई कल्पना करे या ना करे, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि आने वाले 6 महीने के बाद लोग बात करेंगे, अगर फ्रीडम टीम का वो प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। मतलब बड़े बड़े अचीवर तैयार होने वाले हैं। ये तो आपका एक प्रोसीजर चल रहा है, यहाँ से ज्ञान बड़े बड़े लीडरों को हम सुनते आ रहे हैं, और ये सारे एम्ब्रल एंड अबाव गुरु जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, मैं भी उन्हीं से सीख रहा हूँ, और ये आज यहाँ पे आया तो उनकी बदौलत आया हूँ। तो ऐसे बड़े बड़े अचीवर जो आपकी अपलाइन हो या ना हो, लेकिन एक मंच पे आके अगर बड़ा एजुकेशन की बात करता होगा, तो वो एजुकेशन के माध्यम से आप भी बड़ा अचीवमेंट ले सकते हो, क्योंकि अभी अभी एसपी सर ने बताया कि 2021 में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये फ्रीडम टीम का प्लेटफॉर्म होगा, और यही टीम होगी जो पूरे भारत के अंदर नंबर 1 बनने जाएगी। तो हम शुक्रगुजार हैं कोठारी साहब के प्रमोशन ग्रुप में होना भी एक भाग्य की बात है, क्योंकि उनका सीधा फोकस रहता है। हालांकि कोठारी साहब का फोकस केवल अपने ऊपर नहीं है, पूरे आरसीएम बिजनेस के ऊपर लगा हुआ है। मैं कई साल से उनको देखता हूं कि दिन रात वो आरसीएम के लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपनी टीम के लिए। लेकिन फिर भी ये प्लेटफॉर्म पे अपने को ये मौका मिला, और टीसी जी को भी वो पहले अपने इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। वो दर्शाता है कि इस प्लेटफॉर्म को वो नंबर 1 बनाने वाले हैं, और हमें ऐसा मौका मिला है, दोबारा वो मौका मिलने वाला नहीं है। तो मैं सारे साथियों को बोलता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो। जो भी लीडर आए, हमें डायरी पेन लेकर नोट करना चाहिए। जो भी लीडर मतलब जो अनुभव बताएगा, एक एक व्यक्ति के पास एक एक ऐसी बात होती है जो हमें काम आ सकती है, और एक बात किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। तो मेरे को बहुत खुशी है आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके। मैं परिचय देना चाहता हूँ सारे साथी को। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट से बारडोली एक छोटा सा नगर है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। बारडोली का मैं होस्ट रहा हूँ। अभी सूरत की जिम्मेदारी कोठारी सर ने दी, लेकिन इस कोरोना की वजह से हम आज टेक्नोलॉजी से ही जुड़ सकते हैं, और वैसे अपने को मौका अभी मिलने ही वाला है। हालांकि वैक्सीन आ जाएगी, 4-6 महीना 8 महीना लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा फोकस हमें ऑनलाइन के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि एक एक महागुरु आने वाले हैं। और जनवरी फरवरी मार्च में कैलकुलेट करता हूँ मेरी अपलाइन के माध्यम से, दिनेश सर के माध्यम से, कि जनवरी फरवरी मार्च अपने लिए बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। मार्च के टारगेट के लिए हमने अभी से कमर कसी है, दिन रात एक करना पड़ेगा। दिनेश सर का एक मैसेज मेरे को हमेशा याद रहता है, मैं टीम में भी बताता हूँ कि खाना और सोना 2 काम को छोड़ के जितना भी समय मिलता है, हमें पूरी ऊर्जा और एनर्जी लगा के हमारी टीम के लिए लगाना चाहिए, हमारे टीम के बारे में सोचना चाहिए, हमारे टर्नओवर के लिए, हमारे टारगेट के लिए सोचना चाहिए। तो पूरी ऊर्जा के साथ आज हम लगे हुए हैं। और मैं एक अनुभव हमेशा करता रहता हूँ, आज मैं मेरी टीम को बताना चाहता हूँ, यहाँ उपस्थित सारे डिस्ट्रीब्यूटर को मैं एक अनुभव बताना चाहता हूँ कि मेरे सक्सेस के पीछे अगर सबसे बड़ा राज होगा तो वो है सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आपके पीछे आप जो काम कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा था और जॉब के साथ साथ में मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया। कई लोग मेरे को पूछते हैं क्या करते हो, मैं बोला आरसीएम बिजनेस करते हो। बोले पहले जॉब करते थे छोड़ दिया, मैं बोला नहीं छोड़ा नहीं है, मैं पार्ट टाइम करता हूँ जॉब को। तो बोले पार्ट टाइम कैसे आपको जॉब मिलती है, मैं बोला 8 घंटा वो करता हूँ, 4 घंटा आरसीएम बिजनेस करता हूँ। तो बोले पार्ट टाइम कौन सा हुआ, मैं बोला पार्ट टाइम आरसीएम हुआ, नौकरी हुई, आरसीएम फुल टाइम हुआ। बोले क्यों, मैं बोला मैं 8 घंटा काम कर रहा हूँ मेरे वर्तमान के लिए, लेकिन 4 घंटा कर रहा हूँ वो मेरे फ्यूचर के लिए, और मैं फ्यूचर को प्राथमिकता देता हूँ। उसके पीछे एक राज था मेरा बताने के पीछे, कि आप कैलकुलेट करो कि एक बंदा अगर कार सीखने के लिए पहली बार वो सीट के ऊपर बैठता है, और फर्स्ट टाइम जब बैठता है, और जब उसको पता है कि मेरे को स्टीयरिंग भी हैंडल करना है, गियर को भी हैंडल करना है, क्लच एक्सीलेटर ब्रेक को भी हैंडल करना है, मिरर आगे वाला भी देखना है और पीछे वाले को भी देखना है,
तो इतनी सारी जिम्मेदारी लेके जब फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति अगर कार चलाने बैठे होंगे, जो आता होगा वो कल्पना कर सकता है कि पहली बार उन्होंने क्या सोचा होगा। तो 100% एनर्जी उसकी माइंड की जो है वो सीखने में लगाई है। उस समय उसके माइंड में कोई भी ख्याल ऐसा नहीं आया होगा कि मेरे को घर पे क्या जाके क्या करना है या यहाँ से जाके मेरे को क्या करना है। पूरा मतलब सारे माइंड का पावर उसको सीखने में लगा दिया होगा। उस समय कोई बाहर की सोच उसके दिमाग में नहीं आ सकती थी। लेकिन जब वही बंदा अगर ड्राइविंग का मास्टर बन जाता है और मास्टर बन के जब भी कार चलाता है तो वो कार चलाने में उसकी एनर्जी 10% इन्वेस्ट करता है, लेकिन 90% एनर्जी उसकी या तो वो कहीं ना कहीं सोचता होगा या किसी न किसी प्लानिंग करता होगा। उसका माइंड हमेशा कुछ दूसरी सोच के ऊपर लगा रहता है, क्योंकि माइंड उसको 10% ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि वो मास्टर बन चुका है। तो मैं अपनी जॉब का मास्टर बन चुका था। मेरे को रोज एक ही काम करना पड़ता है। आप किसान हैं तो रोज एक ही काम करेंगे तो आप खेती के मास्टर बन चुके हैं। उसमें आपके माइंड के 10% की जरूरत है। तो 90% मैंने आरसीएम सिस्टम के अंदर पूरा एनर्जी लगा दिया। मैं जॉब के ऊपर भी प्लानिंग करता रहता था, जॉब के ऊपर भी सोचता रहता था। मैं लगातार आरसीएम के ऊपर सोचते सोचते आगे बढ़ता रहता था। मैं 4 घंटा काम करता था, लेकिन 24 घंटे में मैक्सिमम काम मेरा आरसीएम में होता था, तो मैं पहले ही प्लानिंग बना चुका होता हूँ। दोस्तों, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप भी कार चलाते हैं तो आप सोचो, कई लोगों को मैं कार चलाते चलाते फोन पे बात करते हुए देखता हूँ। कई लोग सिंगदाना खाते खाते, कई लोग बातें करते करते, मस्ती करते करते चलाते हैं, क्योंकि उसमें उसकी एनर्जी लगानी नहीं पड़ती। तो मैं एनर्जी डाइवर्ट के ऊपर मैं मानने वाला व्यक्ति हूँ, और एनर्जी 100% इस सिस्टम में लगाई तो आप हमेशा 1 साल के अंदर आप ध्यान रखना, आपके पास वो अचीवमेंट होगा जो आपने आज कल्पना नहीं की होगी। तो ये एक सिद्धांत है जिसकी बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा परिचय ये है कि मैं बहुत ही मतलब बोला जाए तो गरीब परिवार से था, लेकिन उस जमाने में मेरे को बोलते थे मिडिल क्लास पर्सन। मिडिल क्लास की परिभाषा में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे को कई बार दर्द होता है कि मिडिल क्लास बोला जाता है। जो हमारे देश में गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग, 3 वर्ग को, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास यानी पुअर क्लास। तो मेरे को मिडिल क्लास में रख के बहुत बड़ा अन्याय किया था लोगों ने, क्योंकि मिडिल क्लास के आदमी का कल्चर, व्यवहार, ये सब कुछ अलग होता है। एक गरीब बंदा अगर फटा हुआ शर्ट पहन के निकला तो उसको कोई उंगली बताने वाला नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है वो बेचारा गरीब है। लेकिन एक मिडिल क्लास के आदमी को अगर फटा हुआ शर्ट पहन के देखा तो लोग उंगली बताएंगे, लोग बातें करेंगे। तो मिडिल क्लास वाले के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ना वो गरीब बन सकता है ना अमीर बन सकता है, और उसी श्रेणी में मेरा आता था। मैं बहुत बड़े सपने के साथ मैं पढ़ाई करता था। 10वीं में मैंने साइंस लिया, मेरा टारगेट था कम से कम बीएससी एमएससी करने का। 11वीं किया, 12वीं साइंस तक पहुंचा, लेकिन मेरे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। मैं बार बार देखता था कि पैसे के लिए मेरे घर में झगड़े होते थे, और उस झगड़े का प्रभाव मेरे दिमाग के ऊपर पड़ता है। मैं आज जो भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा मैटर होगा, छोटे बच्चे के सामने वो बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका माइंड एक्सेप्ट करता है और उसके माइंड के ऊपर विपरीत असर पड़ती है। मेरे ऊपर वो असर पड़ी, मेरी कंडीशन इतनी खराब थी और उस कंडीशन के अंदर मैं पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि जब भी फीस भरनी पड़ती थी या किताब का पैसा लेना पड़ता था, उस समय मेरे को बहुत तकलीफ पड़ती थी। घर में मेरी वजह से झगड़े होते थे, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे सपने को वहां पे रोकना पड़ेगा। मेरे को बीएससी और एमएससी को छोड़ो, मेरे को अभी जॉब करना चाहिए, और जॉब करके कुछ पैसा कमा के मैं अपने परिवार को मदद करना चाहता हूँ, ताकि मेरे परिवार में सुख शांति रहे। तो मेरा ये जो सपना था वो तो रुक गया, और मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, जिस कंपनी का नाम था गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड, और वहां पे मैं इंटरव्यू में पास हो गया। और इंटरव्यू में पास होते ही मैंने एक पोस्ट मेरे को मिली जिसके ऊपर लिखा था एज अ ट्रेनी लैब टेक्नीशियन, यानी कि मेरे को 6 महीने की ट्रेनिंग में रखा गया। और ट्रेनिंग में रखा, मैंने 1 महीना काम किया। 1 महीने के बाद जो सैलरी हाथ में आई, वो सैलरी को मैं आज तक नहीं भूल पाता, क्योंकि वो सैलरी थी 385 रुपया 1 महीने की।
बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। कोठारी साहब हमेशा बोलते हैं कि आदमी 16 साल की उम्र में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जिस दिन पहली बार उसके हाथ में एक पहली सैलरी आती है, उस समय उस बंदे का 90% से ज्यादा सपना खत्म हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही 385 हाथ में आया, मुझे पता चल गया कि अब मेरी लाइफ कैसी होने वाली है, क्योंकि एक जिम्मेदारी के साथ मेरे को रहना था। और जैसे ही 385 आया, और कोई ऑप्शन था भी नहीं, न तो कोई बैकग्राउंड था, कुछ भी मेरे पास बचा नहीं था। एक ही रास्ता था, जॉब करके आगे बढ़ने का। मैं बहुत सोचता था कि इससे कहीं निकल के मैं कुछ और करूं, लेकिन हर जगह पे इन्वेस्टमेंट ही मांगता है, बिना पैसे से कुछ संभव नहीं था उस समय। और उस समय कोई ऐसी सिस्टम भी नहीं थी कि हमें ये व्यापार करने का अधिकार मिलेगा। और उस समय मैं जॉब करता गया। और उस जॉब का अनुभव में मैं आपको बता दूं, मैं कई बार प्रयास किया कुछ करने का। मैं बार बार सोचता था कि ये जॉब अगर मैं जिंदगी भर करूंगा तो भी मेरे सपने तो क्या, मेरी जो रिक्वायरमेंट है जीवन जीने का भी कंडीशन खराब था। और इस ऐसे ही सोचते सोचते, क्योंकि रास्ता कोई नहीं था, 15 साल गुजर गया। और उस 15 साल के बाद मैं आपको आज बता देता हूं कि 15 साल के समय के अंदर मेरे को एक अवसर नहीं मिला कि बैंक में खाता खोल सकूं, क्योंकि मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। मैं हर महीना काम करता था। हर महीने की 1 तारीख आती है तो पिछले महीने का 30 दिन में कितना दिन भरा था, कितनी इनकम आएगी, कितना ओवर टाइम किया था, मैं कैलकुलेट करता था। और उस अमाउंट को मैं कैलकुलेट करके जब घर जाता था तो मेरी घरवाली भी एक कैलकुलेट करती थी, क्योंकि नौकरी करने वाला उधार पे जिंदा रहता है। और उस उधारी के चुंगाल से मैं कभी छूट नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था। और उसी समय मैं घर पे जब जाता था कि इस महीने में इतनी इनकम आएगी, तो वो घरवाली एक लिस्ट बना के पहले से रखती थी, दूध का इतना, सब्जी का इतना, बच्चे की फीस का इतना, किराना का इतना, मेडिकल का इतना, ये है वो है। तो वो लिस्ट को मैं जब देखता था तो मेरी इनकम के लिस्ट से बड़ा लिस्ट वो घर का खर्चे का होता था। तो दोस्तों, मेरे को एक चीज बताओ कि क्या ये बंदा कभी बैंक में खाता खोल सकता है? क्योंकि पैसा बचेगा ही नहीं तो खाता खोलने का अवसर आएगा भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। 15 साल तक आप सोचो कि कैसी लाइफ मैंने जिया होगा। मैं कई बार किताब पढ़ता था, उसमें लिखा रहता था कि एक सोच एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप बड़ी सोच के साथ जियोगे तो आपकी जिंदगी बहुत बदलाव लाएगी और आपके सपने पूरे होंगे। मैं बोलता था, बिना पैसे से जीवन में कुछ नहीं होता है। ऐसी कहानी के ऊपर मेरा फोकस नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में फुटी कौड़ी नहीं थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। 15 साल जॉब करने के बाद मैं हारा हुआ, थका हुआ इंसान, लेकिन मैंने एक किताब में पढ़ा था, हर इंसान को ऊपर वाला एक मौका देता है सफल होने का, आगे बढ़ने का, जीवन की दिशा को बदलने का। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे रोड पे भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान ऊपर वाला एक मौका देता है। और वो मौका मेरे जीवन में भी आया, लेकिन उसके पीछे एक और लाइन लिखी थी कि हर इंसान को ऊपर वाला मौका तो देता है, लेकिन उस मौका को फायदा वही ले सकता है जिनके कर्म अच्छे होते। पता नहीं मेरे कौन से कर्म अच्छे इस जन्म में या पिछले जन्म में, कि एक दिन मैं ऑन ड्यूटी पे था और मैं चाय पीने के लिए निकला, कैंटीन में गया और कैंटीन में जाके मैंने चाय लिया और टेबल पे बैठ के, सामने वाले टेबल पे बैठ के चाय पी रहा था। उतने में 2 ऐसे व्यक्ति आए जिसके ऊपर मेरे को हंसी आई उस समय, क्योंकि गर्मी के दिनों में इसी तरह मेरी तरह टाई और सूट पहन के 2 व्यक्ति आए और उस कैंटीन के मालिक को मिले। और मैं देखता था, मैं बोला ये कैसे कार्टून है, गर्मी के दिनों में भी ये कोट लगा के आए, पसीना बह रहा है फिर भी कोट नहीं उतार रहा है। क्योंकि उस समय मैं एक मिल में काम करने वाला इंसान था, न तो कोई बिजनेसमैन था। और उस व्यक्ति, 2 व्यक्ति ने आके उस कैंटीन वाले को कुछ बात किया कि हम 700 किलोमीटर दूर से आए हैं और एक ऐसी सिस्टम लाए हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और वो बातें चलती गई
और मैं हंसने लगा मन ही मन। मैं सोचता था ये कैंटीन वाला फंस गया, क्योंकि ये 700 किलोमीटर दूर से आए हैं। लगता तो ये है कोई ना कोई स्कीम लेके आए हैं, कम से कम 5 से 10 हजार रुपया ले जाएंगे। मैं हंसता था, वो बातें करते गए, मैं चाय पीते पीते सोचता था कि ये 5,000 में फंसाएगा या 10,000 में। जैसे जैसे वो जानकारी देते गए मैं सुनता गया चाय पीते पीते। मैं चाय धीरे धीरे पी रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कितना निकलवाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े वो एक एक बात क्लियर करते गए, और मैं उत्सुक था वो जानने के लिए कितना पैसा वो लेके जाएगा। लेकिन उसने जो 2-4 बातें बताई, वो बातें सुन के मेरे को कुछ झटका लगा। उसमें एक चीज उन्होंने बताई, पहली जो मेरी कल्पना के बाहर था, कि इस सिस्टम के अंदर आप 2 साल के अंदर इस सिस्टम मतलब इस कैंटीन से भी मुक्ति पा सकते हो, ऐसा रास्ता है। दूसरा झटका क्या लगा कि इस सिस्टम के अंदर आपको 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा। मैं तो सोचता था ये 5-10 हजार रुपया लेके जाएगा। और तीसरा झटका तब लगा कि डेली नीडेड प्रोडक्ट, यानी कि इंसान को सुबह में उठ के रात को सोने तक की जो चीजें रोज आपको यूज करनी है, उसी प्रोडक्ट के ऊपर ये सिस्टम टिका हुआ है, और वो प्रोडक्ट बाजार से सस्ता और नंबर 1 क्वालिटी का मिलेगा। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे मुमकिन है। और फिर मैं वहां पे गया। तब तक वो कैंटीन वाले को वो सामान दे चुके थे, और वो सामान वो ले भी चुके थे। और मैं आपको उस कैंटीन वाले का परिचय कराना चाहता हूँ। वो आपने पिछली बार शनिवार को जो प्रोग्राम देखा, वही शख्स वो कैंटीन पे था। हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु श्री भवानी शंकर जोशी जी, जिनको आपने पिछले सैटरडे को सुना। हालांकि पिछला सैटरडे मेरे लिए अनाउंस हुआ था, लेकिन मैं अपने आप को ये मेरी कमी कहूं या जो भी है, मैं अपने आप को मैं ये कमी मानता हूं कि आधे घंटे का समय ईसा मैडम के साथ में मेरे को आधा घंटा मिलेगा, तो मैं इस आधे घंटे का समय में 1 घंटे का आधे घंटे में कन्वर्ट करने के लायक नहीं हूं। उस दिशा में मेरे को अभी सीखना बाकी है। कोठारी सर और दिनेश सर को हम सुनते हैं 2 घंटा स्टेज के ऊपर, और वो 2 घंटे की बात अगर आधे घंटे में कन्वर्ट करना होगा तो उनके पास अनुभव है, नॉलेज है, उन्होंने हजारों प्रोग्राम किए हैं, उनके पास बड़ा अचीवमेंट है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे पास वो बात थी कि मेरे को अभी सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये जो दिनेश सर को रिक्वेस्ट किया था कि सैटरडे को सर और किसी को दो, और वो जिम्मेदारी भवानी शंकर जी को दिया। और मैं जानता हूं इन्होंने 1 घंटे का जो प्रोग्राम आधे घंटे में कैसे कन्वर्ट करके बताया। यही है कि अपलाइन की एक खूबी होती है कि वो काम जो हम नहीं कर सकते वो करके बताए, उसी को हम अपलाइन मानते हैं, उसी को हम रोल मॉडल मानते हैं। तो वो काम उन्होंने करके बताया। तो जैसे ही भवानी शंकर जी ने ये सिस्टम को ज्वाइन किया, मेरे को बोला आपका क्या ख्याल है। मैं बोला सिस्टम तो मैंने सुना पूरा, अच्छा लगा, प्रोडक्ट बेस है और डेली नीडेड प्रोडक्ट होगा तो अच्छा ही है, लेकिन मैं गुजराती हूं, इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। मेरे को सबसे पहले डाउट है कि इतनी बड़ी बात एक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं हो सकती। मैंने जहां तक देखा है, हमारी बहनें सब्जी लेने जाती है तो कभी भी ताजा सब्जी सस्ते में नहीं मिलता, बासी होने के बाद ही सस्ते में मिलता है। इसका मतलब कि ये बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं होगा। जब तक मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक नहीं करूंगा, तब तक मेरे को भरोसा नहीं होगा कि ये सिस्टम सही है या गलत है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आई तो मैं इसके ऊपर सोचूंगा। और फिर हम लोग सूरत में एकमात्र दुकान थी साउथ गुजरात में, अभी लगभग 50 शोरूम मैंने अपने हाथ से रिबन काटे हैं। तो सूरत हम लोग गए और वहां उन्होंने भी प्रोडक्ट लिया, मैंने भी 500 रुपया का प्रोडक्ट लिया, क्योंकि मैं चेक करना चाहता था। और हर इंसान चेक करने का सोचता है, क्योंकि उस समय कोई उदाहरण नहीं थे बड़े प्रोग्राम। अगर देखा जाए तो बहुत कम प्रोग्राम होते थे उस जमाने में,
सूरत में आज तो प्रोग्राम ही प्रोग्राम नजर आता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो हमने 500 रुपये का प्रोडक्ट लाए और मैंने घर में दिया कि ये प्रोडक्ट है, आप यूज करके मेरे को एक चीज बताओ, ये क्वालिटी कैसी है, जहां अपन अभी यूज कर रहे हैं उससे बेहतर क्वालिटी होगी, और अपन बैठ के रेट को कंपैरिजन करेंगे। जो बनिया की दुकान से लाते हैं साबुन, पाउडर, चाय पत्ती जो भी है या टूथपेस्ट हो, उसकी कंपैरिजन करना है। तो कपड़े धोने का साबुन, पाउडर सब वापरा और घर से बोला कि क्वालिटी तो बहुत ही स्टैंडर्ड है। मैं बोला पहला पड़ाव पास हो गया। अब बैठ के रेट चेक करते हैं, रेट भी क्लियर देखा हमने कि सब चीजों में हमें बेनिफिट है, वेट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से मेरे को फायदा ही था। तो मैं सोच में पड़ गया ये कैसे मुमकिन है, जरूर इसको आगे हमें चेक करने जरूरत महसूस की। लेकिन मेरे घर से एक बात बताई गई कि सब कुछ लाना लेकिन ये चाय पत्ती मत लाना। मैं चौंक गया। मैं बोला क्यों? तो बोले चाय आपने पिया, मैंने भी पिया, क्या आपको फर्क नहीं पड़ा? मैं बोला फर्क तो महसूस हुआ है। हम लोग जीवराज नंबर 9 चाय वापरते हैं और साउथ गुजरात में ज्यादातर जीवराज चाय वापरते हैं। मेरे को बताया कि ये जीवराज जैसी नहीं है। तो मैंने बताया जीवराज जैसी होगी भी कहाँ, ये आरसीएम की चाय पत्ती है। तो बोले वो क्यों? मैं बोला वो इसीलिए, फर्क इसीलिए महसूस हुआ कि हम अगर कई सालों से अगर लक्स साबुन से नहाते हैं और अगर हमें कोई लाइफ बॉय दे देगा तो क्या बदलाव महसूस नहीं होगा? होगा। तो फिर जीवराज चाय को छोड़ के हम आरसीएम की चाय पत्ती को यूज करेंगे तो शुरुआत में हर प्रोडक्ट में फर्क महसूस होता है। तो बोले वो तो बात तो सही है, लेकिन वो ये लाने का मकसद क्या है? मैं बोला देखो, एक तो बचत, दूसरा स्वास्थ्य के लिए फायदा है, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा मैंने बताया, मैं बोला इस चाय पत्ती से कार आएगी। तो मानो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो मेरे को घूर घूर के देख रही थी और मुझे बताया कि कार। मेरे को पता है वो क्या सोच रही थी, क्योंकि मेरे को गॉड गिफ्ट है, लोगों को सोचते हुए देखता हूं तो मेरे को पता चलता है इनके माइंड में क्या चल रहा है। मैंने सोच लिया कि वो सोच रही थी कि बाइक चलाने की औकात नहीं है और कार की बात कर रहा है। लेकिन मैंने भी क्लियर करके बताया। मैं बोला जीवराज चाय अपन वापरते हैं, गुजरात के लाखों लोग जीवराज की चाय वापरते हैं। मेरे को एक चीज का क्लियर करके बताओ कि जीवराज चाय के जितने भी व्यापारी हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो या सीएनएफ एजेंट हो, किसी एक व्यक्ति को बताओ जो 2 व्हीलर पे घूमता होगा। सारे लोगों के पास एसी कार है, सारे लोगों के पास अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, लाखों रुपया पर मंथ कमाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो जीवराज चाय के व्यापारी है। तो बोला हम आरसीएम के व्यापारी है? मैं बोला यस, इसका डिस्ट्रीब्यूटर बना हूं मैं। बोले डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं तो पैसा तो जरूरत पड़ी होगी, कितना पैसा? मैं बोला बिना पैसे से। फिर एक चैलेंज आया, बिना पैसे से कभी डिस्ट्रीब्यूटर बना, लेकिन एक नई व्यवस्था, थोड़ा समझाने में समय लगता है, परिवार का चैलेंज कई लोगों के साथ में आया होगा। मैं उसके ऊपर, उस विषय के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि समय की कमी रहेगी। तो वो प्रॉब्लम को मैंने सोल्व कर दिया और बार बार चाय पत्ती यूज किया तो घर के अंदर भी सूट हो गई। मैसेज एक ही है कि पहले बदलाव लगेगा, लेकिन उस बदलाव के अंदर जब हम आ गए थे जीवराज के बदलाव में, उसकी वजह से हम गरीब थे, लेकिन आज आरसीएम की चाय पत्ती के बदलाव में आए, इसीलिए आपके सामने एमराल बन के खड़ा हूं। यानी इस प्रोडक्ट की ताकत मैंने बताई कि एक व्यक्ति, बहुत सारे लोगों को मैं ट्रेनिंग पार्ट में बताता हूँ 95% और 5%, यानी कि हम 95% दिन रात मेहनत करते हैं 5% लोगों के सपने पूरा करने के लिए। हम चाय पत्ती लाखों लोग यूज करते हैं, 5% व्यापारी लोग हर प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, व्यापारी होते हैं, लाखों रुपया वो कमाते हैं। किसान को मैं देखता हूं कई बार कि खेत में कितनी मेहनत करता है,
कितने कीचड़ में घूमता है, गर्मी में धूप के अंदर दुनिया भर की मेहनत करता है, लेकिन वो गरीब रहता है क्योंकि वो मेहनत करता है 95% में आता है, लेकिन 5% जो उसकी फसल के ऊपर दलाली करके लोग करोड़पति तक बनते हैं। यानी हमारी ताकत लोगों को अमीर बनाने की है, तो ये ताकत अगर हमें मिली है तो हम अमीर क्यों नहीं बन सकते? ये सवाल मैंने अपने आप को पूछा और उसी दिन से मैंने पॉजिटिव फैसला लिया, मेरे को इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ना है और इस सिस्टम को मैंने पॉजिटिवली लिया। और उस पॉजिटिव के अंदर सबसे सोने पे सुहागा, हम फर्स्ट टाइम एक प्रोग्राम को अटेंड करने गए थे और उसे अटेंड करने गए थे, उस समय मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा। स्टेज के ऊपर जब एक एक करके एक अचीवर आते गए, कोई बोलता है मैं अंगूठा छाप हूं, ड्राइवर हूं और 2 लाख रुपया पर मंथ कमाता है, तो मेरे अंदर से एक ताकत अंदर से और उभरने लगी कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इससे तो ज्यादा टैलेंट मेरे में है। मैं 12 तक पढ़ा हूँ, वो तो एक ड्राइवर और अंगूठा छाप और वो 2 लाख ले सकता है तो मैं 10 लाख ले सकता हूँ। ये ताकत हमें अंदर से तैयार करती है। सेमिनार की मैं बहुत बड़ी तैयारी करता हूँ, हमेशा मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाने की कोशिश इसीलिए करता हूं कि वहां से अगर मेरी ताकत बाहर निकल सकती है तो हर आदमी की ताकत वहां से ही निकल सकती है, क्योंकि परमात्मा ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर वो ताकत दी है, एक समान ताकत दी है। अगर मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी को जो ताकत दी है वो आपके अंदर और मेरे अंदर भी है, लेकिन उस ताकत को हम पहचान नहीं सकते, हमारी वर्तमान परिस्थिति के अंदर दबे हुए रहते हैं। एक दिशा दिखाने वाले की जरूरत पड़ती है और वो दिशा दिखाने वाले सेमिनार में मिलते हैं, इस फ्रीडम के स्टेज के ऊपर मिलते हैं। ये बड़े बड़े अचीवर हमारे सब गुरु है, एमराल एंड अबव। कोठारी साहब का फोकस है, दिनेश सर का फोकस है, वो चाहते हैं कि इस टीम को हमें आगे ले जाना है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, हमें भी कुछ करना है, हमारे समय का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हमें को प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग से दौड़ने से कुछ नहीं होता। और इस सिस्टम को हमने भवानी शंकर जी के साथ मिलकर शुरुआत की और मैं एक टारगेट के ऊपर हमेशा काम करता हूँ। वो टारगेट है, दिनेश सर ने एक बार बताया था, हमें टारगेट लेना है तो हमारी अपलाइन को टारगेट बनाओ। मेरी अपलाइन भवानी शंकर जी को मैंने बोल दिया, मैं आपको जीवन में कभी भी मेरे से आगे जाने नहीं दूंगा। अगर सितंबर में आप अगर एमराल्ड लेंगे तो मैं भी लेके ही रहूंगा। और दिनेश चौधरी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं दिल से कि मेरी खातिर इन्होंने सितंबर के आखिरी दिनों में सूरत में रह के जो काम किया है वो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है। उनका फोकस हमेशा हमारे ऊपर रहा है और भवानी शंकर जी ने बहुत कुछ बताया है, हम मिलके करते हैं और उनके आशीर्वाद से बहुत बड़ा काम होता है। मैडम का आशीर्वाद अभी अभी बहुत सारा मिला, हमारी ताकत और मजबूत हुई। सूरत में वंडरवॉल आने से हमारी ताकत और बढ़ गई और हमें विश्वास है कि हमें डायमंड और स्टार डायमंड पे जाने से भी दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती, क्योंकि मुकेश सर और दिनेश सर का हाथ इस फ्रीडम टीम के ऊपर है। और हमने जब फील्ड में शुरुआत में स्टार्ट किया तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में था, नॉलेज नहीं था क्योंकि सेमिनार इतने नहीं होते थे। दिनेश सर के एक प्रोग्राम को अटेंड किया था, वही प्रोग्राम मेरे अंदर बसा हुआ था, वही ताकत मेरे अंदर थी, क्योंकि मैं गया था तभी 100% पॉजिटिव इंसान तो नहीं था, लेकिन जब निकला तो 100% पॉजिटिव इंसान बन के निकला। निकलने के टाइम अंदर ही प्रोग्राम के टाइम में ही मैंने सोच लिया था, आज के बाद क्रिकेट मैच को बंद कर देंगे, न खेलना है, न देखना है, न टीवी को देखना है। मैं घर पे आके बोला 2 साल के लिए इस टीवी को बंद करना, अगर देखना होगा तो मैं नहीं होगा उस समय देखना, लेकिन मेरे जितने भी समय मिलेगा उसके अंदर मैं इस सिस्टम के ऊपर काम करूंगा, क्योंकि आज तक मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरे को करके बताना है। अगर धीरू भाई अंबानी 40 साल तक कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गए तब 65,000 करोड़ का साम्राज्य और पूरे विश्व के अंदर नाम करके गए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। वो कमिटमेंट के साथ मैंने जो शुरुआत की और वो शुरुआत, उस कमिटमेंट
मेरा कई बार ऐसा चैलेंज आया, मैं हिल गया, लेकिन उस कमिटमेंट से मैं पीछे नहीं हटा। मैंने जब कंपनी के अंदर जॉब किया, पार्ट टाइम काम किया, उस समय भी मेरा एक ही दिमाग में ख्याल था, रॉयल्टी लेके बताऊंगा, क्योंकि हर इंसान अपने काम को मोहब्बत नहीं करता। एक रिक्शा चलाने वाले को पूछो, क्या रिक्शा चलाना अच्छा लगता है? एक जॉब करने वाले को पूछो, क्या जॉब करना अच्छा लगता है? कोई अपने काम को प्यार नहीं करता, क्योंकि उस काम से उसके सपने पूरे नहीं हो रहे। लेकिन आरसीएम के टेक्निकल अचीवर को पूछो, वो दिन रात, जबकि उसको भागने की जरूरत नहीं होती, फिर भी भाग रहा है, क्योंकि उसके काम को वो इसीलिए प्यार करता है, क्योंकि उसी से उसके सपने पूरे होंगे, और ये विश्वास होता है उसको, और उसी विश्वास की बुनियाद पे वो आगे बढ़ता है। हम भी आगे बढ़े, हम फील्ड में गए, बहुत सारे चैलेंज आए, नॉलेज कम था। उस कैसेट के जमाने के अंदर टेक्निकल अब हाथ में सुन के हम भागते थे, क्योंकि वहां से ऊर्जा मिलती थी। कोठारी साहब की कैसेट, बीसी सर की कैसेट, पंडित सर की कैसेट, सतीश पंडित जी की कैसेट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बस वही सहारा था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। गलती करो, सीखो, आगे बढ़ो, खड्डे में गिरो, उठो, आगे बढ़ो। आज तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रास्ता बताया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने जब बिजनेस चालू किया, हम गांव गांव तक प्रोडक्ट को लेके गए, सिस्टम को लेके गए, लेकिन हर जगह से एक रिप्लाई आता था, यहाँ दुकान आएगी तो उस दिन हम खरीदी करेंगे, सिस्टम अच्छा है। 100 में से 1-2% रिजल्ट मुश्किल से मिलता था, और उस रिजल्ट को टिकाए रखना बहुत मुश्किल था। 100 ज्वाइनिंग हम लेके आते थे, ज्वाइनिंग का ढेर लग चुका था, लेकिन हमारा अचीवमेंट बहुत दूर था। 1 साल के बाद एहसास हुआ कि रॉयल्टी हमसे बहुत दूर है। हमने तो सोचा था 1 ही साल में रॉयल्टी, क्योंकि दिन रात हम मेहनत करते थे। फिर एक बार दिनेश सर से मुलाकात की कि सर हम कौन सी गलती कर रहे हैं, हमने 3000 ज्वाइनिंग कर दी 1 साल में, लेकिन हमारी रॉयल्टी नहीं आई। तो दिनेश सर ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था, वो हमें बहुत काम आया, और उस दिन से लेके आज उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कि बोले आप प्लान बताते हैं, आपकी टीम में कितने लोग प्लान बताते हैं? आपके टीम में आपके जैसे डुप्लीकेट कितने लोग हैं? 1 2 3, और कोई था ही नहीं। मैं, भवानी शंकर जी, 1-2 लोग और थे, मतलब हमारा डुप्लीकेट था ही नहीं। हम ही भागते रहेंगे, बोले जीवन भर भागते रहो, आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आपको बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो आपका डुप्लीकेट तैयार करना पड़ेगा, और उस दिन से लेकर डुप्लीकेट के ऊपर काम चल रहा है, आज तक डुप्लीकेट ही तैयार करते हैं। क्योंकि अपलाइन की एक डायरेक्शन जो है ना, वो हम लिख लेते हैं, केवल डायरी में नहीं, हमारे दिमाग में लिख देते थे। उस दिन से हमने उसके ऊपर फोकस किया, मतलब उनके मार्गदर्शन से हमने कई चढ़ाव उतार देखे हैं। कई बार ऐसा मन में होता था, ये बिजनेस अब मेरे से नहीं होगा, कई बार मैं हिम्मत हार जाता था, लेकिन उस वक्त मैं कैसेट सुनता था, फिर मैं पॉजिटिव होता था। उस समय कैसेट ही हमारा सहारा था, प्रोग्राम तो बहुत कम होते थे, और वैसे ही चलते रहे। धीरे धीरे प्रोग्राम बढ़ते गए सूरत में, और आगे बढ़ते बढ़ते हमें रास्ता मिलता गया, गलती करते करते आगे बढ़े। हर इंसान सफलता के द्वार पे पूछ, अगर आप यहाँ एमराल एंड अबाव जितने भी लोग हैं उनको पूछो, अगर आप सफलता हुए उसका एक राज बताओ, तो वो बोलते हैं मेरी असफलता ही सफलता का राज है। अगर असफलता नहीं आएगी तो सफल कभी कोई हो नहीं सकता, यानी हमें असफल होना ही पड़ेगा। तो क्यों ना कल होंगे तो आज होंगे, हम लगातार उस प्रयास में रहे। हमें बताया जाता है कि कितने लोग ना बोलते हैं, उसका भी एक लिस्ट बनाओ, अगर वो लिस्ट बड़ा हो गया तो आपकी कामयाबी पक्की थी। तो हम उसी दिशा में लगातार काम करते गए। 2 साल में मेरी रॉयल्टी आई, 31,800 का स्टेटमेंट आया, मैंने रिजाइन किया, और फिर हमने सूरत के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर चलाया। जितना नॉलेज मेरे पास था उस नॉलेज को मैंने कन्वर्ट किया। वहां सूरत एक ऐसा सिटी है, वहां यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर स्टेट के लोग हैं। और वहां मैंने जब ट्रेनिंग सेंटर चालू किया तो वहां हर व्यक्ति जो जॉब करके, क्योंकि मजबूरी में जॉब करने के लिए अपने गांव परिवार छोड़ के सूरत में लोग आते हैं,
और मैंने एक ठान लिया था कि मैं भी नौकरी करने वाला और ये भी नौकरी करने वाला। अगर मैं नौकरी करके रॉयल्टी पे जा सकता हूँ तो ये क्यों नहीं जा सकते। और मैंने उनको बताया कि अगर नौकरी करने वाला व्यक्ति पार्ट टाइम करके जा सकता है तो आप भी जा सकते हैं। मेरे साथ तो कोई ज्यादा नहीं थे, लेकिन आपके साथ मैं हूं। मेरे से कम समय में आपकी रॉयल्टी आएगी। और सूरत में मैंने ट्रेनिंग सेंटर में एक एक बंदे को मेरे अनुभव ले लेके, मैंने किताब पढ़ के, कैसे सुन के, भवानी शंकर जी के साथ में रहने से मेरे को बहुत एजुकेशन मिलता था। और वो एजुकेशन को मैंने डाइवर्ट करके मैंने जो टीम तैयार की है, वो टीम एक एजुकेटेड टीम बन गई। और दिनेश सर ने बोला था डुप्लीकेट तैयार करना, मैंने करके बताए और कई लोगों की रॉयल्टी निकाली। और 4 साल के बाद मेरे को पल का अचीवमेंट मिला, 70,000 पर मंथ का स्टेटमेंट लिया और उसी से मेरा हौसला बढ़ा। फिर मैंने महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, नजदीक के स्टेटों में मैंने काम करना चालू किया और मेरे अनुभव बढ़ते गए। लीडरशिप अंदर डेवलप तब हुई जब मैं स्टेज पे जाता था कुछ बोलना, क्योंकि मेरे लिए स्टेज पे बोलना बहुत बड़ा चैलेंज था। कभी गणपति के मंडप में भी माइक नहीं पकड़ा होगा, वो बंदे को स्टेज पे पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे जितनी भी अपलाइन है, चाहे भवानी शंकर जी हो या मोहम्मद मुश्ताक जी, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया स्टेज के ऊपर बोलने के लिए, तो मुश्ताक जी का भी बहुत सपोर्ट रहा। लगातार हमें हिंट देते रहते हैं और एजुकेशन भी बहुत है, उनके पास फील्ड का अनुभव भी बहुत है। उन्होंने भी मेरे ऊपर जो फोकस रखा है, आज भी फोकस है। तो यही फोकस की वजह से हम लोग धीरे धीरे ये बिजनेस को डेवलप करते गए और आज एमराल्ड के लेवल पे आ गए। लेकिन इस लेवल के पीछे मैं एक विशेष ध्यान देता हूं, हमारी सोच अगर हम बदलेंगे तो बड़ी इनकम मिलेगी। देखो, आरसीएम की प्रोडक्ट को यूज करने से हमें कुछ बचत हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट मैं अपने स्वास्थ्य को लेके बोलता हूं कि आरोग्यवर्धक प्रोडक्ट है, इससे हमारे लाखों रुपया बच सकते हैं। तो हर व्यक्ति की सोच ये होनी चाहिए कि हमारे घर में ये आरसीएम की प्रोडक्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि बचत ही नहीं, हमारे आरोग्यवर्धक प्रोडक्ट है तो लाखों रुपया बचत होगी। और उसके अलावा हमारे पास खर्चे से इनकम का एक ऑप्शन दिया है। हर प्रोडक्ट की परचेसिंग से हमारे अकाउंट में पैसा आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अपने पास एक अवसर आया है वो है व्यापार करने का। दोस्तों, मैं बताता हूं, एक मिल में काम करने वाला क्या व्यापारी बन सकता है? एक किसान क्या व्यापारी बन सकता है? जो व्यक्ति मिल में काम करता है, शाम को लुंगी पहन के घूमता है, उसको सूट बूट में लाना कोई आसान काम है? लेकिन सबसे पहले अगर किसी की सोच बदलने से पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है। अगर किसी को बिजनेसमैन बनाने से पहले हमें अपने आप को बिजनेसमैन मानना पड़ता है। दिनेश सर ने बताया, कई प्रोग्राम में वो बताते हैं कि अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को बिजनेसमैन मानना पड़ेगा। सिर्फ मानना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी फील्ड में जाएंगे तो मिरर में अपने आप को खड़ा करके देखो और उस मिरर के व्यक्ति को पूछो, क्या मैं बिजनेसमैन लगता हूं? अगर आप बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन लगते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी बात को मानने से इनकार नहीं करेगी। लेकिन मैं कई लोगों को देखता हूं, चप्पल पहन के निकल जाते हैं। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, 21वीं सदी का सबसे बड़े बिजनेस को लेके चप्पल पहन के निकल गए। कई लोग स्पोर्ट्स शूज पहन के बिजनेस करते हैं। तो मेरे को आश्चर्य होता है कि ये सिस्टम इतनी बड़ी सिस्टम है, तो क्या हमको फ्री में मिला ये गुनाह है? किसी ने सच ही बोला था मेरे को कि ये 1500 की किट पहले लेनी पड़ती थी। उस समय मेरे को बोला था ये 1500 की किट नहीं है, 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया। ये सोच अगर दिमाग में लेके चलोगे तो आप कामयाब होंगे। अगर ये सोचेंगे मेरा कुछ गया ही नहीं, तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। बहुत कुछ एनर्जी, ऊर्जा के साथ में करना है और एजुकेशन के साथ में करना है, लेकिन सिस्टम अगर आपके साथ में नहीं होगी तो जीवन में कोई आदमी सक्सेस नहीं होता। मैं कई बार बताता हूं कि ये सिस्टम दुनिया का सबसे आसान तरीका है। अगर आपको हर लेवल पे सक्सेस होना है, तो चाहे आर्थिक रूप से या
आपके हेल्थ के रिलेटेड, आपको अमीर बनना है, आपके सारे सपने पूरा करना है, तो एकदम इजी वे में अगर करना है तो केवल RCM बिजनेस एक ही प्लेटफॉर्म है आपके पास। इतना आसान कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, लेकिन हम इसको आसान नहीं समझते क्योंकि हम गलती करके इसको और मुश्किल कर देते हैं। तो मैं एक चीज और भी बोलता हूं कि अगर आप सिस्टम से नहीं करोगे तो इससे मुश्किल कोई प्लेटफॉर्म दुनिया में है भी नहीं। अगर जल्दी सफल होना है, कामयाब होना है, तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, सिस्टम से करेंगे तो हमारी कामयाबी हमारे पास रहेगी। सिस्टम से करेंगे, हमारी अपलाइन का हमारे ऊपर फोकस रहेगा। अपलाइन की हर बात को हम अगर मान लेंगे तो अपलाइन बोलेगी कि ये जैसे बोलता है वैसा करता है, तो ये रॉयल्टी पे 100% जाएगा, उसका फोकस हमारे पास रहेगा। कई लोग अपलाइन के ऊपर ही डिपेंडेबल हो जाते हैं। अपलाइन आएगी तो प्लान बताने जाएंगे, अपलाइन आएगी तो होम मीटिंग करवाएंगे, तो खुद कब करेंगे? ये बिजनेस हमें दिया हुआ है। मैं बोलता हूं, कई लोग, मैं फोन करता हूं तो 10 बजे फोन करता हूं तो बोले सर मैं उसकी पत्नी बताती है सर नहाने गए हैं, जबकि वो फुल टाइम में है। मैं नौकरी करता था, 5 बजे उठ के जाता था, 7 बजे ड्यूटी पे ज्वाइन होता था। वो नौकरी करता था, 5 बजे उठ के जाता था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे RCM बिजनेस में आए 10 बजे उठे। मैं कई लोगों को बोलता हूँ, जब गुलामी करते थे तो 5 बजे का उठते थे, अब मालिक बनाने की बारी आई, मालिक बनने की बारी आई तो 10 बजे उठते। पूरी ऊर्जा, ये समय वापस आने वाला नहीं है। 2021 आखिरी साल होगा। अगर आपको जल्दी सफलता प्राप्त करना होगा, फिर बहुत मुश्किल होगी, बहुत देर हो जाएगी। हमें जागना पड़ेगा, हमें भागना पड़ेगा। ये समय है, कोरोना के चलते हुए भी हमने एहसास किया है। इम्यूनिटी के बारे में बोल बोल के थक गए लोगों को, इम्यूनिटी शब्द समझ में नहीं आता था, कोरोना ने समझा दिया। बड़े बड़े लोग इस सिस्टम को छोटा मानते थे, लेकिन आज बड़े बड़े लोग इस सिस्टम में आने लगे। तो ये सिस्टम बहुत ही आसान है, लेकिन हमें सिस्टम से करना पड़ेगा। जब भी फील्ड में जब निकलेंगे तो हमारे पास टूल्स होने चाहिए। हमारे शरीर के ऊपर 100% प्रोडक्ट होनी चाहिए। सॉक्स RCM का होगा, फॉर्मल शूज होगा, वो भी ब्लैक होगा। डार्क पैंट, लाइट शर्ट, व्हाइट को ज्यादा पसंद करो। जरूरी नहीं है गांव में जाएंगे टाई जरूरी है, लेकिन प्रोग्राम में टाई सूट में होना जरूरी है। कपड़े धुले होने चाहिए, प्रेस होना चाहिए। कई लोग ऐसे ही भागते हैं, 2 दिन से कपड़े नहीं बदलते और वहां जाके प्रोस्पेक्ट के सामने बोलते हैं ये शानदार बिजनेस है, आपको लाखों रुपया पर मंथ देगा। वो ये सोचता है कि ये आप यहाँ से कब जाए कि ये बदबू बंद हो जाए। कोई परफ्यूम नहीं, कपड़े धुले नहीं, गंदे कपड़े लेके चले जाते हैं लाखों की बात करने। मैं एक रिक्वेस्ट सबको करता हूं, पहली बार किसी प्रोस्पेक्ट के सामने जाएंगे तो वो न तो प्रोडक्ट को देखेगा, न प्रोडक्ट के रेट को देखेगा, न प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखेगा। सबसे पहले अपने को देखेंगे। जो लीडर जाएगा उस लीडर के ऊपर देखेगा, लीडर के भाव को देखेगा, लीडर के रिस्पेक्ट को देखेगा, लीडर के बिहेवियर को देखेगा। आप कैसे उसके साथ बर्ताव करते हैं। एक प्रिंसिपल को बताने गए और वहां प्रिंसिपल के बॉस बन के जाओगे। हमें जब भी टीचर कोई मिलता है, टीचर हमारे गुरु थे, गुरु है और गुरु रहेंगे। कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट लेके जाओगे, कितने भी बड़े अचीवमेंट लेके जाओगे, उसको नमस्कार करना हमारा पहला फर्ज है, क्योंकि उसी टीचर ने हमें भी पढ़ाया। किसी न किसी बच्चे को तो पढ़ाते हैं। तो सामने वाले को रिस्पेक्ट से मिलो। अच्छे कपड़े, 100% प्रोडक्ट यूजर। भवानी शंकर जी ने बहुत कुछ बताया, वो 5 गोली के बारे में, वो हम लोगों ने इसी के ऊपर काम किया। कई लोगों के कपड़े हम नहीं फाड़ना चाहते थे, लेकिन हम कैंची लेके बैठते थे। हम ये बोलते हैं कपड़े फाड़ दिए, अगर आएगा तो रॉयल्टी टेक्निकल पे जाएगा, नहीं आएगा तो हमारा समय और हमारा पैसा और हमारी एनर्जी बच जाएगी। बुरा लगता था हमें किसी के कपड़े फाड़ने से, लेकिन अगर आज हम कपड़े नहीं बदलेंगे, आज हमारी सोच नहीं बदलेगी, तो यही गरीबी में जीना पड़ेगा। और यही हमारा मैसेज था लोगों को। हमारी पर्सनालिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, तो कितनी भी बड़ी कंपनी आपके साथ में होगी, कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट आपके पास होगी,
वो प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे, वो आपको देखेंगे। अगर आप उसको पसंद आएंगे तो वो प्रोडक्ट लेंगे, और प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट पसंद आएगी तो आपको सुनेंगे, और आप उसको सिस्टम बताएंगे तो उस सिस्टम की ताकत को भी समझेंगे और वो रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाएंगे। कई लोग गलती ये करते हैं, 6 बेसिक और 8 कोर के ऊपर कोठारी साहब ने फोकस इसीलिए किया है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो आज 50 लाख रुपया पर मंथ पे भी पहुंचेगा तो भी वो 6 बेसिक 8 कोर से ही पहुंचा है, तो क्यों ना हम आज से 6 बेसिक और 8 कोर का एक हिस्सा बनाए। मेरी टीम में एक बंदा ऐसा था, तो हर महीने 50-60 ज्वाइनिंग लाता फिरता था, लेकिन सिस्टम को भूल चुका था। मैं कई बार समझाया, बोले सर कैसे भी रॉयल्टी आनी है अपनी, पक्की है। लेकिन एक बंदे को मैंने देखा है, वो महीने में 5 ही ज्वाइनिंग करता था, और उस 5 ज्वाइनिंग करके उस 5 व्यक्ति को ये प्लान पूरा जानकारी देता था, कमीशन की जानकारी, किस तरह से ये कंपनी 45% डिवाइड करती है, प्रोडक्ट की जानकारी देता था कि हमारे प्रोडक्ट में क्या विशेषता है, प्रोडक्ट का नॉलेज देता था, और किस तरह से अपने को रॉयल्टी आएगी। वो 6 बेसिक 8 कोर 7 कार्डिनल रूल्स के ऊपर बात करता था, और ये सिस्टम के साथ उस 5 व्यक्ति को लेके चलता था। मैं गारंटी के साथ बोला उसको कि सबसे पहले अगर रॉयल्टी आएगी तो आपकी 50 ज्वाइनिंग करने वाले की रॉयल्टी तब आएगी जब वो सिस्टम में आएगा। यानी हम ज्वाइनिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन उस ज्वाइनिंग को पीछे छोड़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये टर्नओवर का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। और हमारी इनकम टर्नओवर से आती है, और टर्नओवर तब आएगा जब ये सिस्टम को आप डुप्लीकेट करोगे, प्रोडक्ट की ताकत को नीचे बताओगे तो लोगों को पता चलेगा। हमें किसी भी 5 प्रोडक्ट के मास्टर बनना पड़ेगा, कम से कम 5 प्रोडक्ट के, और उस 5 प्रोडक्ट को लेके कहीं जाओगे तो उसके सामने कोई बंदा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो एजुकेशन केवल और केवल आपके पास है, और वो प्रोडक्ट भी आपके पास है। हेल्थ कार्ड किसी और के पास कभी हो ही नहीं सकता विदाउट RCM। तो ये इतना बड़ा बिजनेस लेके जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम लेके नहीं जा रहे हैं, नॉलेज लेके नहीं जा रहे। आपको पता है टेल आप यूज करते हैं, वो यूज नहीं करता है। आपको पता है टेल बढ़िया है, आपका डायबिटीज नॉर्मल हुआ है, लेकिन डायबिटीज कैसे नॉर्मल हुआ वो आपको भी नहीं पता होगा, तो वो बंदा टेल नहीं वापरेगा, और वापरेगा तो भी वो लगातार यूज नहीं करेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट की विशेषता आपने नहीं बताई। तो कहने का मतलब है, इतनी शानदार नंबर 1 क्वालिटी आपके साथ है, लेकिन हमें पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें नंबर 1 बनना पड़ेगा, तब ये प्रोडक्ट को लोग नंबर 1 मानेंगे। कई लोग जूते पहन के अंदर घर में चले जाते हैं, कोई मैनर नहीं, कुछ सेंस नहीं। वो व्यक्ति वहां पे वो आपको सोच लेता है ये जूते पहन के आ गया, उसको क्या नॉलेज ही नहीं। फिर आप कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट लेके जाओ, वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं अपने बीच में, अब तो हमें बदलना पड़ेगा। हमारी सोच को अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। मेरे को पता है, मेरे एक दोस्त को मैंने 5 साबु दिया था। उस समय जितने भी हमारे गुरु है एमराल एंड अबव, उनको पता होगा एक पिंक पर्ल करके एक साबु आता था, पिंक पर्ल, बिल्कुल लक्स के जैसा ही कलर, लक्स के जैसे ही खुशबू, लेकिन लक्स से बढ़िया क्वालिटी थी और सस्ता भी था, कवर भी सेम ही था। मेरे दोस्त को दिया, मैं बोला नंबर 1 प्रोडक्ट है, मैं यूज करता हूं और अच्छी चीज है। दोस्त को समझ में आ गया और वो जाके घर पे गया, तो उसके पिताजी ने बोला ये कौन सी प्रोडक्ट उठा के लाया, ये प्रोडक्ट कौन सी उठा के लेके आया, ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए। मैं टेंशन में आ गया। वो मेरे को बताया पापा ने ऐसा बोला। मैंने बोला ये प्रोडक्ट नंबर 1 है, लेकिन पापा को पता नहीं है। दीपक सर आवाज सही आ रही है? क्लियर है सर। सर आ रही है सही आवाज? हाँ हाँ क्लियर है सर। तो वो प्रोडक्ट को मैं लेके गया, और फिर उसके पापा को तो मैं नहीं मिला, लेकिन मेरे दोस्त को बताया कि देखो बरसों से वो लक्स यूज करते थे और वो लक्स से ही नहाएंगे। तो मैंने एक तरीका आजमाया मेरे दोस्त को पॉजिटिव करने के लिए।
लक्स के कवर के अंदर मैंने RCM का पिंक पल्स साबुन डाल दिया और मैं बोला धीरे से, पता नहीं चलेगा, बाथरूम में रख दो। और बाथरूम में रख दिया। पिताजी नहाने गए, उन्होंने देखा, नहा लिया, 1 साबु खत्म, 2 साबु खत्म, 3 साबु खत्म। मेरा दोस्त बहुत खुश था, बोले क्या बात है, पापा ने कोई कंप्लेन नहीं की, मतलब साबु नंबर 1 है। वो मेरे पास आया, बोले गजब हो गया, साबु खत्म हो गया लेकिन पापा को पता ही नहीं चला। मैं बोला पता चलेगा कैसे, क्योंकि आपके पापा इस साबु से नहीं नहाते थे, वो तो नहाते थे ऊपर के ऐश्वर्या राय की फोटो देख के नहाते थे। यानी हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो टाइम आज बहुत कम पड़ता है मेरे को, और संघर्ष और सफलता हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर सफल होना है तो हमें संघर्ष करना ही चाहिए। और मैं ऊपर वाले को हमेशा बोलता था कि ये संघर्ष कम है और भी भेजो, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। तो सर मैं और 5 मिनट बात कर सकता हूं? दीपक सर कितना समय होगा? हाँ, वैसे टाइम अप हो गया सर, आप सर ले सकते 2 हैं बात। मिनट में बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल आखिरी बिल्कुल। एक बात के ऊपर आता हूँ, जो मेरे जीवन में एक सत्य घटना हुई और उसी घटना की वजह से मेरा कमिटमेंट है 30 डेज, मतलब 30 दिन का मेरा शेड्यूल बनता है। मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। उस घटना को सबको आज सुनना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा मैसेज है मेरे लिए ये घटना। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-3 मिनट आप ध्यान से सुने। ये सत्य हकीकत घटना है, मेरी आंखों के सामने हुई। मेरा ही एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने लिस्ट के ऊपर काम कर रहा था, उसमें लिस्ट में एक नाम आया प्रजापति। तो मैं तुरंत, वो मेरे पास आया, बोले सर आपका समाज का है, आपको बताना चाहिए, वो लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ है, तो आप ही अच्छे रहेंगे। तो मेरे को लेके गए, मैं गया तो परिचय हुआ। वो मेरे को पहचानता था, मैंने उनको पहचान लिया। मेरा दूर का रिश्तेदार था। इनकम थी लगभग 1 लाख रुपया, अच्छी जॉब थी, सुबह जाता था रात को आता था। तो मैंने उनको बताया कि ये RCM की वजह से अपन मिले हैं। तो बोले मैं आपका फेसबुक के ऊपर देखता हूँ, आपका सेलिब्रेशन, आपने रॉयल्टी लिया, आपने टेक्निकल लिया, मैं सब कुछ देखता हूँ। तो वो बंदा जो लेके गया था वो खुश हो रहा था कि मेरा काम हो गया, ये तो पहचान वाले निकले। तो उस समय वही बंदे ने उनको बताया, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को, कि ये किसके घर में भाड़े से रहता है, वो भी मैं जानता हूँ। इनकी कंडीशन बहुत खराब थी, 2 टाइम का खाना मुश्किल था। भाड़े से रहने के बाद अभी RCM में 2 घर लिए। ये अभी जो गाड़ी आई है वो 4थी गाड़ी है। मैं फेसबुक के ऊपर हमेशा देखता हूँ, कमेंट भी करता रहता हूँ। तो RCM की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आया, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो मैंने उसको प्रयास किया कि मैं देखो RCM के बारे में अब मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये हकीकत है कि RCM वर्तमान नहीं है, भविष्य है। इसको आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के करना चाहिए। भले आपको टाइम नहीं मिलता, लेकिन संडे की छुट्टी में करना चाहिए। तो बोले मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, लेकिन संडे को मैं आराम से उठता हूँ 9-10 बजे। मैं बोला फिर क्या करते हो? बोले बस परिवार के साथ नहा धो के तैयार होता हूँ, परिवार के साथ बैठता हूँ, खाता हूँ, 2 घंटा आराम करता हूँ। मैं बोला शाम को टाइम निकालो, फ्यूचर के लिए अपने को काम करना है। पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता था कि अच्छी जिंदगी महान जिंदगी का दुश्मन होता है। मैं समझाने का प्रयास करता था, लेकिन वो बोलता है संडे एक ही होता है, और वो मैं परिवार को दे चुका हूँ। मेरे बच्चे बीवी के साथ में मैं गार्डन में जाता हूँ, आइसक्रीम खाता हूँ, बर्गर पिज्जा खाता हूँ। मैं संडे के दिन रेस्टोरेंट में खाता हूँ। मैं माफ करता, मैं ये फीचर के लिए मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, मेरे को कोई अभी वैसे कमी नहीं है। मैं समझाया, इसीलिए समझा नहीं पाया क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार था, मेरे को जानता था, मैं थर्ड पार्टी नहीं था। लेकिन दोस्त, लगभग 1 साल के बाद मेरे को पता चला, मैं रात को 10 बजे आया तो एक फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो चुका था, किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। 108 के माध्यम से हमारे बारडोली की अस्पताल में लेके आए। मैं तुरंत वहां पहुंचा। डॉक्टर ने आधे घंटे ट्रीटमेंट करने के बाद बोला कि ही इज नो मोर, वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। मेरे हालत कोई देख सके, क्योंकि उसके 2.5 साल का एक लड़का, 5 साल की एक लड़की, अच्छा परिवार था, लोग उस परिवार को देख के जलते थे। हंसता खेलता हुआ परिवार, लोग बोलते हैं परिवार की खुशी होगी तो इस परिवार। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ,
वो व्यक्ति गया, उस रात को मैं पीएम कराया पुलिस स्टेशन का जो सारा काम कर, मैं 6 बजे तक उधर ही था। और वहां ही मेरा एक कमिटमेंट था कि मेरे को अब भले मैं कोई भी लेवल पे पहुंचूं, कोई भी इनकम पे पहुंचूं, लेकिन मेरे को ऐसे परिवार के लिए जीवन के आखिरी क्षण तक भागना पड़े तो भागूंगा। क्योंकि उस परिवार की कंडीशन मेरे से देखी नहीं जाती थी। उस पत्नी को देखा नहीं जाता था जिसने सब कुछ खो दिया था, इनकम 0 हो चुकी थी। यही समझाने की कोशिश हम लोग करते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब आज जितने भी लोग आज मेरे से जुड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस बच्चे को कोई गार्डन में ले जाएगा? क्या वो आइसक्रीम खिला सकता है? क्या बर्गर पिज्जा खिला सकता है? क्या वो हर संडे को रेस्टोरेंट में जा सकता है? उस पत्नी के बारे में सोचो। उसको मैं देखता हूँ तो मेरे आंख में से कई बार आंसू आ जाते कि कैसी जिंदगी थी और आज कैसी जिंदगी है। हंसता खेलता हुआ परिवार। अभी अभी मेरे को पता चला उस औरत को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दूसरे के घर में झाड़ू पोछा मारना पड़ता है। ये हकीकत घटना है, मेरी आंखों के सामने है। लेकिन मैं सबको हाथ जोड़ के आखिरी बार विनती करता हूँ कि आपके पास आज सब कुछ होगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्यूचर के लिए ये सिस्टम को करो। दिनेश जी बार बार बताते हैं, वही बात हमें भी इफेक्ट हुई और वही बात को लेकर मैंने भी सोचा कि मेरे ऊपर मेरा परिवार का खर्चा चलता है। अगर कल मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई, कई बार बताते हैं अपने आप को, परिवार को हटा के एक बार परिस्थिति को देखो, परिवार कैसी परिस्थिति में, हालत खराब हो जाएगी। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोगों को कि ये बिजनेस फ्यूचर का है, परिवार के लिए करना है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि सही में हमारे परिवार का बैकग्राउंड या परिवार का आधार आरसीएम बन सकता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये सिस्टम को। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और खास करके मैं सारे महागुरुओं को, जो मैंने समय में मैनेज नहीं कर पाता हूँ, मैं सीख रहा हूँ अभी और आपके मार्गदर्शन से सीखता जाऊंगा। मेरे को समय जो है मैं मैनेज करने का सीखना बाकी है। मैं माफी चाहता हूँ सबको, ज्यादा समय लिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार और अपने जीवन में किस तरह आरसीएम उतरा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों 2021 आने वाला है, दस्तक दे रहा है, तैयारी करें। 2020 जाने वाला है, तैयारी करें। इसी के साथ दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लीडर्स और सभी फ्रीडम टीम के लीडर्स को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एसपी वैद सर। जय आरसीएम सभी को। दीपक जी थैंक यू।